एक बात बताइए सर जी, हम जब ऑफिस में इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप हमें टोक देते हैं। वहाँ पार्लियामेंट में मस्त इंस्टा चल रहा है, मस्त बूटी बूटी शेक शेक हो रहा है, तो वहाँ तो कोई नहीं टोका। क्या मतलब अगली बार इंस्टा चलाते हुए दिख गए तो बाहर निकाल दोगे? मैं कोई ऑपोजिशन पार्टी का लीडर हूँ जिसे पार्लियामेंट से जब कहा, ऑफिस से जब कहा तब बाहर निकाल दे? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है चौकस भारत प्रेजेंट वीकली रैप अप शो। मैं हूं आपका होस्ट अभय। यहां आपको मिलेगी पूरे हफ्ते भर की खबर विद सम एंटरटेनमेंट। आइए बढ़ते पहले खबर की ओर। इस खबर के लिए थोड़ा बैक इन टाइम जाना है। ये इतना भी बैक इन टाइम नहीं जाना है, धरती बनते हुए दिखाएगा क्या? 2013 की बात है। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लाया था। इस एक्ट के हिसाब से अगर पार्लियामेंट में कोई मंत्री को क्रिमिनल रिकॉर्ड में पाया गया और उसे 2 साल की सजा सुना दी गई तो पार्लियामेंट का पूरा हक है कि उस मंत्री को जिस पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं और उसे 2 साल की सजा सुनाई गई है, उसे मंत्री पद से हटा भी दी जाए और पार्लियामेंट से निकाल भी दिया जाए। और जब ये मंत्री सजा काट के आएंगे तो 6 महीने तक वो वापस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हैं। उस समय के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक ऑर्डिनेंस निकाला। उस ऑर्डिनेंस को इस एक्ट पे लगाने पर मंत्री या नेता को थोड़ा टाइम मिल जाता है, तुरंत उसे पार्लियामेंट से नहीं निकाला जाएगा। अब इस ऑर्डिनेंस पे 2013 में ये महाशय ने कहा कि ऐसा ऑर्डिनेंस को फाड़ देना चाहिए, लिटरली फाड़ देना चाहिए। इस चीज के लिए 2013 में जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको काफी ह्यूमिलेशन झेलना पड़ा, काफी बेइज्जती हुई और उन्हें रिजाइन करने को भी बोला गया। अभी कहते हैं ना, व्हेन कर्मा हिट्स इट्स हिट्स हार्ड। It should be torn up and thrown away. एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। अब 2019 में आते हैं। कर्नाटका में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है? एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? अब इस बात से गुस्सा में आ गए बीजेपी के एमएलए पुण्येश मोदी और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन का केस कर दिया अंडर आईपीसी 499 और 500 के तहत। अब इस केस का नतीजा यह निकला कि 23 मार्च को उन्हें गिल्टी पाया गया और उन्हें 2 साल की, एग्जैक्ट 2 साल की सजा सुना दी गई। और अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट तो आपको पता था, तो इस एक्ट के तहत उन्हें पार्लियामेंट्री से डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे। अब इसके बाद तो असली ड्रामा शुरू हुआ है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे डिस्क्वालिफाइड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख दिए और उनके विकिपीडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डेट चेंज किए गए। और इस बीच में एक ट्वीट भी वायरल हुआ जहां एक बीजेपी के नेता खुशबू सुंदर ने 2018 में एक ट्वीट किया था जहां पर नीरव इक्वल्स टू ललित इक्वल्स टू नमो इक्वल्स टू करप्शन लिखा था। ये ट्वीट वायरल इसलिए हुआ कि इन पर क्यों नहीं किया गया डिफेमेशन का केस। अब इस सब के बीच कांग्रेस के एक नेता रेणुका चौधरी ने भी मोदी जी पर डिफेमेशन का केस लगा दिया। अब डिफेमेशन का केस इसलिए लगाया गया क्योंकि मोदी जी ने भरी सभा में उन्हें सुर्फनखा कहा। प्रार्थना है रेणुका जी को कुछ मत कीजिए, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। जब राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड हो गए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि आप मोदी जी से माफी मांगेंगे कि नहीं। अब इस बात पर राहुल गांधी ने कहा कि वो गांधी है, सवाकर नहीं, जो वो माफी मांगेंगे। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। सीधा सीधा नहीं बोल सकता था। जब से मुंह खोल रहा है ना, तब से ये ऑपोजिशन पार्टी से डीकंपोजिशन पार्टी में बदलते जा रहा है। चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर कम और कंफ्यूजन ज्यादा है। खबर आया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 1.1% तक का चार्जेस लगेगा। अब अच्छा से सुन लीजिए कि ये चार्जेस किस लिए लगेगा। 1.1% का चार्जेस तो लगेगा, मगर कस्टमर्स पर नहीं, मर्चेंट्स पर, मतलब दुकानदारों पर लगेगा। अब ये चार्जेस लगेगा कैसे? ये चार्जेस दुकानदारों या मर्चेंटों पर तब लगेगा जब कोई पेमेंट ऐप द्वारा अगर पेमेंट करता है 2000 से ऊपर तक का अमाउंट में, मगर बैंक टू बैंक पेमेंट पर ये चार्जेस नहीं लगेगा। बैंक टू बैंक पेमेंट मतलब है कि जब आप स्कैन करते हो क्यूआर कोड को या किसी नंबर से आप दूसरे नंबर को अपना पेमेंट भेजते हो, तब ये चार्जेस नहीं लगेगा। आप अगर उस ऐप के वॉलेट से अगर पे करते हो या कोई उसके बैंक से, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक से या एयरटेल पेमेंट बैंक से आप पे करते हो,
तब जाके 1.1% तक का चार्ज लगेगा मर्चेंट को, मगर आपका पेमेंट 2000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। वैसे कंफ्यूजिंग बात यह है कि 99% जो पेमेंट होता है वो बैंक टू बैंक पेमेंट होता है, रजिस्टर्ड नंबर से रजिस्टर्ड नंबर पे, मगर 1% ही वॉलेट पेमेंट करते हैं और उन 1% के ऊपर 1.1% तक का चार्ज लग रहा है। मोदी जी, दाल में तो कुछ तो काला लग रहा है, कुछ नया लेके आ रहे हैं क्या? पहली खबर के लिए हम चलेंगे नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया फेमस है अपने डिक्टेटर किम जोंग उन के लिए, और किम जोंग उन फेमस है अपने अजीब गजीब हरकतों के लिए। आप जानते हैं इस मोटा भाई ने क्या किया इस बार? नॉर्थ कोरिया में एक शहर है हाइसान, और यह शहर चाइना के बॉर्डर से लगा हुआ है। अब इस हाइसान शहर में मिलिट्री का पहरेदारी था। इधर कुछ दिन पहले मिलिट्री को विड्रॉ किया गया हाइसान शहर से। अब विड्रॉन के दौरान जब वेपन सबको गिना गया तो पता चला कि 653 बुलेट गायब है। हाँ, 653 बुलेट। अब ये बात किम जोंग उनको पता चली। अब मोटा भाई ने इस चीज पर एक्शन लिया। उन्होंने पूरा शहर को लॉकडाउन में लगा दिया जब तक 653 बुलेट मिल ना जाए उन्हें। इस शहर का पॉपुलेशन करीब 2 लाख है और ये काफी बड़ा शहर है, और ये शहर अभी तक लॉकडाउन पे है क्योंकि इसका 653 बुलेट अभी तक मिला नहीं है। आइए ना हमरा बिहार में। बिहार के पहले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। बिहार आजकल एक नया प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का काफी हद तक राइज हुआ है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी बिल राइज के कारण बहुत से प्रोटेस्ट और बहुत से नारेबाजी चली है जेडीयू सरकार के खिलाफ। अब इस जेडीयू सरकार का आंख खुला और आंख खुलते ही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर अपना धावा मोला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने असेंबली में कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ने का रीजन ये है कि सेंट्रल बिहार को इलेक्ट्रिसिटी काफी महंगे रेट में बेच रहा है और ऊपर से इस रेट को बढ़ाया भी जा रहा है। जहां इलेक्ट्रिसिटी बिल 5.2 रुपीज पर यूनिट था, अब इसे बढ़ा के 5.82 रुपीज पर यूनिट कर दिया गया। उन्होंने बाकी स्टेट से भी इस यूनिट को कंपेयर किया और उन्होंने बताया कि गुजरात में 3.74 पर यूनिट बेचा जा रहा है और महाराष्ट्र में 4.3 पर यूनिट बेचा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के साथ ऐसा भेदभाव क्यों नहीं वन कंट्री वन रेट लाया जाए। उन्होंने कहा है कि बिहारियों के ऊपर ये बोझ वो नहीं आने देंगे। उन्होंने सेंट्रल से मदद की गुहार लगाई। पिछले साल जहां सेंट्रल करीब 8,895 करोड़ रुपीस का मदद करता था इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वहीं इस साल नीतीश कुमार में 13,114 करोड़ का मदद मांगा है। अब उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये गुहार नीतीश कुमार का सुने और कुछ मदद तो प्रदान करे इसके लिए। बढ़ते पहले कवर की तरफ। ये है आकांक्षा दुबे, जानी मानी भोजपुरी एक्ट्रेस, और बहुत कोई इन्हें नाच रे पत्थर की 2.0 गाने से भी जानते हैं। अब 26 मार्च 2023 को इनकी बॉडी वाराणसी के एक होटल सोमेंद्रा रेसिडेंसी में पाई गई। उनकी बॉडी पंखे से लटकी हुई थी। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये एक सुसाइड है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। दूसरे सामने काम इसके लिए मार डाला। अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? कौन से बिल में उसको बैठा के? ये सुसाइड अटेम्प्ट से पहले आकांक्षा दुबे इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे और वो रोते हुए दिखी। जब आज तक के रिपोर्टर ने आकांक्षा दुबे की मां से पूछा तो उन्होंने बताया कि 21 मार्च को आकांक्षा दुबे के को एक्टर और उनका एक्स बॉयफ्रेंड समर सिंह के भाई सनी सिंह ने आकांक्षा दुबे को धमकी दी और धमकी में कहा कि वो उसे जान से मार देंगे। 22 मार्च को आकांक्षा दुबे बनारस गई और 23 मार्च को आकांक्षा दुबे बनारस में शूटिंग कर रही थी। आकांक्षा दुबे के मां का कहना है कि 25 मार्च के रात के 8 बजे तक उनकी बात हुई। जब इन सब केस का तहकीकात किया गया तो पता चला कि 25 मार्च को आकांक्षा दुबे ब्रेकअप पार्टी करने बाहर गई थी और करीब लेट नाइट वो होटल वापस आई। उनके होटल के रूम तक एक व्यक्ति उनके साथ गए और करीब 17 मिनट तक उनके होटल के रूम में रहे। फिर वो व्यक्ति उस होटल के रूम से चला गया और 26 मार्च की सुबह को आकांक्षा दुबे की बॉडी पाई गई पंखे से लटकते हुए उसी होटल में। फिलहाल आकांक्षा दुबे के लिव इन एक्स बॉयफ्रेंड समर सिंह और उनके भाई सनी सिंह लापता है और पुलिस उन्हें खोज रही है और आकांक्षा दुबे के मां ने इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी किया है। वैसे यूपी पुलिस का कहना है कि ये केस सुसाइडल है और आकांक्षा दुबे इससे पहले 2018 में डिप्रेशन के कारण उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री से ब्रेक लिया था और करीब 2022 में वापस वो इस इंडस्ट्री में आई। इस इंसिडेंट के बाद एक टॉपिक पे आते हैं, डिप्रेशन। हाँ, ये सोसाइटी डिप्रेशन को उस तरह से नहीं देखता है जिस तरह से सर्दी खांसी को देखा जाता है।
वैसे डिप्रेशन काफी अहम बीमारी है और अगर आप डिप्रेशन में हो तो अपने दोस्तों, अपने फैमिली और एटलीस्ट कोई थेरेपी ज्वाइन कीजिए। और मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप अपने फैमिली मेंबर या कोई दोस्त को इस तरह का डिप्रेशन में देख रहे हैं तो उनके सपोर्ट पे आइए, उनका थोड़ा मदद करिए। शायद आपका एक स्टेप आकांक्षा दुबे जैसे कईयों का जान बचा पाए। आइए पहले कवर की तरफ बढ़ते हैं। यह है ट्विटर और यह है ट्विटर का हेड एलोन मस्क, और जहां ये आदमी होता है वहां कुछ ना कुछ अजीब सा होते रहता है। जब से ये ट्विटर का हेड बने हैं तब से ये कुछ अजब स्कीम लाते रहते हैं। अब ट्विटर में होता है ब्लू टिक, TICK। हाँ, उन्होंने अनाउंस किया कि अप्रैल 15 से जो वेरीफाइड अकाउंट है जिनके पास ब्लू टिक है उनका पोस्ट फॉर यू रिकमेंडेशन के लिए एलिजिबल होगा। अब वोटिंग इन पोल्स के लिए भी वेरीफाइड अकाउंट होना जरूरी है और आप अगर ट्विटर पे हैं तो पहले हमें फॉलो कीजिए। बढ़ते अगले खबर की तरफ। 2014 में शुरू हुआ था ये यूट्यूब चैनल अब एक एडटेक जाइंट बन चुका है, और 2016 में शुरू हुआ था ये यूट्यूब चैनल जो अब एक एडटेक जाइंट बन चुका है। फिजिक्स वाला जाना जाता है जेई नीट यानी कि डॉक्टर इंजीनियरिंग का तैयारी करवाने के लिए, और अड्डा 24/7 जाना जाता है गवर्नमेंट जॉब एग्जाम का तैयारी करवाने के लिए। अब जब दो जाइंट भिड़ते हैं ना तो क्या होता है, आइए जानते। कुछ ताकतें गिराने में लगी हुई हैं पीढ़ियों को, वो नाम है अड्डा 24/7। जीत नहीं पाओगे सर, जीत नहीं पाओगे, बता रहा हूं मैं। कुछ नहीं, करोड़ का एडवांस देते हो आप लोगों को, किसी से करोड़ों रुपए एडवांस उठा के रख लो और बोलो कि अब रिवॉल्यूशन हो गया। हमें सैलाब आएगा बच्चों, तुम्हें मदद करना होगा हमें, मैं बताऊं। अब इन दोनों का भिड़ंत का कहानी शुरू होता है अक्टूबर 2022 से, जब फिजिक्स वाला प्रेप ऑनलाइन एक्वायर किया गवर्नमेंट जॉब एग्जाम का प्रिपरेशन करवाने के लिए, जैसे यूपीएससी वाला, एसएससी वाला, गेट वाला। तब अड्डा 24/7 को लगा थ्रेट कि ये तो हमारे लाइन में घुस रहे हैं, तो अड्डा 24/7 ने प्लान निकाला, सोचा कि चलो हम इनके लाइन में घुस जाते हैं, और इस लाइन में घुसने के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए खर्च किए। ये सब शुरू हुआ जब फिजिक्स वाले के 5 टीचरों ने फिजिक्स वाला छोड़े और अपना एक यूट्यूब चैनल खोले, और इस यूट्यूब चैनल का नाम रखा संकल्प। जब इन 5 टीचरों से रीजन पूछा गया कि आप ये फिजिक्स वाला क्यों छोड़े, तो उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट काफी बड़ा हो गया है, काफी प्रोफेशनल हो गया है, और जो ये मैनेजमेंट का गोल था गुड एंड अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का, उस गोल से फिजिक्स वाला भटक गया है, और इस कारण वो लोग फिजिक्स वाला छोड़ दिए। और इसके रिस्पांस में फिजिक्स वाले के टीचर पंकज सिरजारिया ने कहा कि ये जो 5 टीचर है इन्होंने 5-5 करोड़ रुपया लिया है अड्डा 24/7 ज्वाइन करने के लिए और फिजिक्स वाला को छोड़ने के लिए। ये काफी बड़े बड़े एलिगेशन लगाए गए फिजिक्स वालों के ऊपर और इन 5 टीचरों के ऊपर। अब इस बात पर शुरू हो गया तू मैं, जहां एक तरफ हैशटैग चलाया जा रहा था सपोर्ट संकल्प, और फिजिक्स वालों की तरफ से हैशटैग चलाया जा रहा था संकल्प नहीं ये साजिश है। वैसे नेता लोग कम लड़ रहे थे, जो अब ये टीचर भी लड़ने लग गए। वैसे मेरे ओपिनियन में अगर कोई मेरे बिजनेस में घुसना चाहे तो मैं तो हाथ पैर मारूंगा ही अपना बिजनेस को और बड़ा करने के लिए, और या तो मैं उसके बिजनेस में फिर घुसने का कोशिश करूंगा। वैसे ये टीचर वॉर की तरह दिख रहा है मगर है तो ये बिजनेस वॉर। जैसे इन टीचरों को 5-5 करोड़ रुपए मिले, ये तो उनकी कैपेबिलिटी थी, ये उनका एक्सपीरियंस था जिसके कारण इनको 5-5 करोड़ रुपए मिले। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं अब फिर आप उसका बदनामी करिएगा वीडियो में आके, तो थोड़ा सा ये साजिश लगेगा। जहां ये इन दो बिजनेसों को लड़ना था यहां कुछ टीचर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये थोड़ा अनएथिकल हो गया। आप लोग टीचर्स हो यार, और टीचर्स से ही तो स्टूडेंट सीखेंगे। टीचर्स आर द फर्स्ट टीचर्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आप लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा। आज निम्न बातें में एक ब्लॉगर का बात करने वाला हूं। यह है LR ब्लॉग। इस LR ब्लॉग ने एक इनिशिएटिव लिया, ड्रीम कम ट्रू। इस इनिशिएटिव के तहत उनका मकसद है कि कम से कम एक गरीब बच्चे का एक दिन के लिए उसका सपना पूरा करने का कोशिश करे। हाँ, LR ब्लॉग का आदमी थोड़ा जाना पहचाना तो लग रहा है। यह है तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के एनवायरमेंट मिनिस्टर। इनका एक यूट्यूब चैनल है LR ब्लॉग, जहां पर ये नया शो ऑर्गेनाइज किए हैं, जहां पर ये गरीब बच्चों का एक दिन के लिए कम से कम उनके सपने पूरा करें। मैं कोई पार्टी वार्टी साइड से नहीं हूं, मगर हाँ, बिहार में मैं बहुत दिनों बाद कोई नेता को देखा हूं जो इलेक्शन ना होते हुए भी अपने पब्लिक के बीच जाना पसंद कर रहे हैं।
और अपने पब्लिक के बच्चों से मिल भी रहे हैं, उनके बारे में जानने का कोशिश कर रहे हैं और पूरा दिन उनके साथ बिताने का। अब इस इनिशिएटिव का मैंने इतना तारीफ क्यों किया? जब नेता अपने ऑफिस और एसी से निकल के बाहर आएंगे और अपने पब्लिक के बीच में पहुंचेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि उनमें कमी क्या रह गई, जो ये सोसाइटी, ये बस्ती, ये गली, ये मोहल्ला बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा, ये गली डेवलप क्यों नहीं हो रहा, ये मोहल्ला में रोड क्यों नहीं बने। और ऐसा ग्राउंड वर्क देखने के लिए आपको तो ऑफिस से बाहर आना पड़ेगा। इन्होंने ये स्टेप बिना इलेक्शन के लालच में आए, चलिए ब्लॉगिंग के ही सही, मगर लिया तो सही। और ये जो बच्चे, ये हमारे फ्यूचर है। वो आज के लीडर्स, आज के टीचर, आज के पॉलिटिशियन, आज के पुलिस को देख के ही तो सीखेंगे। और जब वो अपने लीडर से मिलते हैं तो वो उन्हें पता चलता है कि हमारे लीडर्स कैसे हैं और आगे जाके उन्हें अगर लीडर बनना है तो कैसा बनना है। उम्मीद करते हैं कि तेज प्रताप यादव ऐसे ही काम करते रहे और एक अच्छा नेता की तरह उभर के सामने आए। बढ़ते हैं पहले खबर की तरफ। यह है जादव लालनाथ। ये त्रिपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बागबासा जिले के एमएलए हैं। अब त्रिपुरा असेंबली में चल रहा था बजट सेशन। अब बजट सेशन का था लास्ट दिन और इनके हरकत से मुझे अपने स्कूल के बैक बेंचेस वाले दिन याद आ गए, जहां स्कूल में टीचर में पढ़ा रहे हैं और हम पीछे लगे हुए हैं मोबाइल देखने। क्योंकि हम लास्ट बेंच पे बैठ के पूरा स्कूल चलाते थे। बैक बेंच वाले लड़के आए फ्रंट पेज। मोबाइल चलाते चलाते उनके मोबाइल में कुछ अश्लील वीडियोस आए और वो उस वीडियो को देखने लगे। अब ये वीडियो देखते हुए किसी ने उनका ही वीडियो ले लिया और वीडियो लेके इंटरनेट पे डाल दिए और वीडियो हो गया वायरल। अब इस बात पे उनसे पूछा गया कि आप ये क्या कर रहे थे असेंबली में, तो उन्होंने कहा कि मुझे कॉल आया था और कॉल आने के कारण ये वीडियो प्ले हो गया था और मैं पूरा कोशिश कर रहा था कि ये वीडियो बंद हो जाए, मगर वीडियो बंद होने में टाइम लगता है। टाइम थोड़ा तो ज्यादा तो लग रहा था। वैसे वीडियो ऑब्जर्व करने पर पता चल रहा है कि असेंबली सेशन के दौरान ये इंस्टाग्राम चला रहे थे। अब इंस्टाग्राम चलाते चलाते लगता है कि कोई ओनली फैंस वाले पेज पे चले गए और वहां का कुछ वीडियो था तो बैक बेंचर्स वाला हरकत थोड़ा कर सके। बड़ा अजीब सा हाल हो चुका है। कोई जंक्शन पे वीडियो चला रहा है, कोई असेंबली में वीडियो चला रहा है, और तुम ऑफिस में क्या चला रहा है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने फैमिली और अपने गर्लफ्रेंडों से शेयर कर लीजिएगा। और हाँ, इस तरह का एंटरटेनिंग न्यूज सुनने के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेजेस में फॉलो भी कर लीजिए। नेता लोग का ही ठीक है, मस्त असेंबली में रील्स देखते रहता है, या मोबाइल उठा लूं तो आंख दिखाने लगता है सब।